हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम कुछ फैक्टर पर फोकस करेंगे, जैसे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर विच अफेक्टेड द रिएक्शन रेट, डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट लॉ और रेट कांस्टेंट। हम इतनी बातों पर फोकस करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जैसा हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो 3 टाइप के इन जनरल हम पढ़ते हैं, वेरी फास्ट, वेरी स्लो एंड मॉडरेटेड। अब आते हैं वेरी फास्ट में रिएक्शन में अगर देखें, ऑल द आयनिक रिएक्शन इज द वेरी फास्ट, बट मॉडरेटेड की बात करें तो हाइड्रोलिसिस ऑफ द स्टार्च, इन्वर्सन ऑफ द कैन शुगर। वेरी स्लो की बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन, प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर एंड एयर। अब आते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन मॉडरेटेड, वेरी फास्ट और वेरी स्लो की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कैसे किया जाए या हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करें। इसमें सबसे पहले आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमें नोट करना है तो हम सपोज करते हैं कि आर एक रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में एट द सम टाइम कन्वर्ट होता है, और इसमें अगर हम मान लें कि T1 टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर R1 है या X1 है, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो होता है बेटा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वह अगर हमारा P1 है। T2 टाइम पर अगर देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट X2 और प्रोडक्ट जो होता है P2 हो जाता है। तो चेंज ऑफ द रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो चेंज ऑफ टाइम फॉर द प्रोडक्शन हम देख सकते हैं कि डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 हम कैलकुलेट करते हैं, जबकि डेल्टा आर इज इक्वल टू हम देखते हैं X2 माइनस X1। वहीं डेल्टा P इज इक्वल टू हम देखेंगे P2 माइनस P1। अब हमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम एक इक्वेशन ऑप्ट करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज concentration of reactant at time taken। कितने टाइम टेकन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटता है उसको रेट ऑफ द रिएक्शन करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा t। वही रेट ऑफ द रिएक्शन अगर मुझे प्रोडक्ट का निकालना है तो इंक्रीज, अगर रेट ऑफ रिएक्शन हमें प्रोडक्ट का निकालना है तो इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टाइम। इसको रिप्रेजेंट करना है बेटा तो हम इसमें प्लस की साइन लगाते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T। माइनस ओ प्लस यह सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट। अब आता है रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ और मेथड की रिक्वायर पड़ती है। ये हमने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन का अगर हम डिफिनेशन देते हैं तो देखते हैं कि कंसंट्रेशन चेंज ऑफ द रिएक्टेंट एट द टाइम टेकन। जैसे अगर हम किसी भी अपने बाइक की गाड़ी का रेट हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो हमने देखा कि टेकन टाइम एक फिक्स टाइम में वो बाइक कितनी दूरी तक ये स्पीड में तय करता है, तो हम स्पीड निकालते हैं, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब आता है इसके बाद कि रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किया डेल्टा x एंड डेल्टा P से। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो सेकेंड टर्म में हम करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का हम इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटे कंसंट्रेशन से, मतलब डेल्टा x और
क्योंकि कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम चेंज हो रहा है इसलिए हम इसको सॉलिड ब्रैकेट का यूज करते हैं जो कि एक मोलर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कंसंट्रेशन चेंज इन द यूनिट टाइम, जिसको हम नोन करते हैं मोलरिटी से। और मोलरिटी का नोन होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन की हम यूनिट भी लिख सकते हैं। तो यूनिट क्या लिख सकते हैं, यूनिट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ मोल ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड। हम इसको इसके यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की हम यूनिट लिख सकते हैं कि मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट को हम जज कर सकते हैं। अगर सपोज करो कि अगर सेकेंड में ना हो कि मिनट में आता है तो बस मोल पर लीटर पर मिनट करते हैं। अगर रिएक्टेंट हमारा गैसियस स्टेट में है तो हम गैसियस स्टेट में उसकी यूनिट जो होगी तो हम सिर्फ मोलर पर लीटर पर सेकेंड की जगह हम एटम, क्योंकि हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन पर यूनिट हम एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर में यूज करते हैं, तो हमारा जो इसका यूनिट जो होगा एटमॉस्फेयर पर सेकेंड के नोट से हम उसको कर सकते हैं अगर यह गैसियस सब्सटेंस होता है तो। ये तो आइए बेटा कि हम एक रिएक्शन है जो कॉमनली हम इससे हम नोट कर सकते हैं, लेकिन हमारे रिएक्शन में जैसे अभी आपने कहा कि कुछ रिएक्शन जो स्लो होता है, कुछ रिएक्शन जो होता है वेरी फास्ट होता है, कुछ जो होता है लॉन्ग टाइम यूज करते हैं। तो हम इसको नोट करने के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को भी कई भागों में हम डिवाइड करते हैं जिससे हम कैलकुलेट कर पाएँ कि रेट ऑफ रिएक्शन पर यूनिट टाइम, इंस्टेंट टाइम या एवरेज रिएक्शन जो होगा हम उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम एक 3 भागों में हम इसको बांट देते हैं। अब आता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम इन जनरल 2 भागों में हम बांट देते हैं। पहला एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, और दूसरा हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन की बात करें। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का अगर हम देखें, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है तो हम ये देखते हैं कि एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जो इंस्टेंट चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन एट द यूनिक टाइम या यूनिक टाइम में जो चेंज होता है उसको हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, जो स्पेसिफिक टाइम में चेंज होता है। जबकि इंस्टेंट रेट ऑफ द रिएक्शन होता है कंसंट्रेशन चेंज ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट एट द इंस्टेंट टाइम, उसको हम नोट करते हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। जबकि एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन को हम कहते हैं कि एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ द टाइम पर चेंज जो होता है उसको एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं आर ए भी इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, जबकि इंस्टेंट टाइम को हम करते हैं आर इन एस टाइम इक्वल टू स्मॉल डी कंसंट्रेशन चेंज ऑफ द एक्स डेल्टा। इंस्टेंट टाइम की अगर हम बात करें तो हम लिखते हैं डी डिवाइडेड बाई डी टी। आप जानते हैं कि डी हम स्मॉल तब करते हैं जब इंस्टेंट टाइम में और इनफाइनेटली टाइम में अगर चेंज होता है तो उसे चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए हम स्मॉल डी का यूज करते हैं। एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन की अगर हम बात करें, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन तो उसमें कुछ ऐसे रिएक्शन है जो कि रेट ऑफ द रिएक्शन को हम 2 टाइप से देखते हैं कि हम ऐसे रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जो एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, सपोज CO प्लस Cl2, अगर ये 2 रिएक्शन जो रिएक्टेंट है वो वर्क डन करता है और जिससे बनता है COCl2। यह एक ऐसा रिएक्शन है जो कैसा है, बिल्कुल सिमिलर, मतलब इनके कोफिशिएंट जो है वो सिमिलर हैं, सेम है। इस वजह से ऐसे एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, हम लिखते कैसे हैं
कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव कंसंट्रेशन, डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द T and divided by delta T, and is equal to negative change of the concentration C2, change of the concentration C2 divided by delta T, and प्रोडक्ट की है तो प्लस ये प्लस साइन, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CuCl2 डिवाइडेड बाय डेल्टा। वहीं अगर कोफिशिएंट डिफरेंट हो, कोफिशिएंट हमारे रिएक्शन ऐसे रिएक्शन हो जिसमें कोफिशिएंट डिफरेंट हो, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सपोज करो जैसे हमने अमोनिया का फॉर्मेशन किया तो जिसमें N2 प्लस H2 इक्वल टू 2NH3 होता है। ऐसे रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो रेट ऑफ द रिएक्शन रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, तो हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव कंसंट्रेशन चेंज ऑफ द N2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू नेगेटिव 1/3 डेल्टा H2 and divided by T equal to plus 1/2 change of the concentration ammonia and delta। इसको हम इस ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब अगर कोफिशिएंट हमारा सेम है तो अगर हमारा कोफिशिएंट में अनइक्वल है तो हम इसको देखते हैं कि उसके कोफिशिएंट को हम डिवाइड कर देते हैं उसके कंसंट्रेशन में, तो हम रेट ऑफ द रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है सेकेंड टाइप, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कहा कि जो इंस्टेंट टाइम में कंसंट्रेशन चेंज होता है उसको हम इंस्टेंट रेट ऑफ द रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इंस्टेंट रेट ऑफ द रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लिखते कैसे हैं बेटा, उसको आप देखें। इसी रिएक्शन को अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं। सपोज करो जैसे हमें लिखना है CO प्लस Cl2 टू फ्रॉम CuCl2। अगर ये इंस्टेंट रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है तो हमें कैसे लिखना, रेट इंस्टेंट इज इक्वल टू चेंज ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब है D माइनस D कंसंट्रेशन चेंज Cu डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू माइनस D कंसंट्रेशन चेंज ऑफ द Cl2 राउंड। जब आपने स्मॉल d लगा दिया तो सिर्फ हमें Cl2 लिखना होगा। इसको हमको सिर्फ Cl2 चेंज ऑफ द Cl2 कंसंट्रेशन Cl2 लिख दिया, इसको ब्रैकेट में लिखें D CO प्लस dt चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन CO2। कंसंट्रेशन की साइन आपको ब्रैकेट में लगाएंगे और ब्रैकेट में डेल्टा टी की जगह, जहाँ सिर्फ हमारा चेंज क्या है कि डेल्टा की जगह सिर्फ स्मॉल डी आ जाएगा। ये इन इंस्टेंट टाइम में हम रेट ऑफ द रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। ये तो हुआ कि हम अगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग करते हैं तो ग्राफिकल चेंज करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन के लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे करें, इसके लिए ग्राफ हम डेवलप करेंगे। किसके बीच, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। इसके लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। पहला रिप्रेजेंट करें टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऑफ कोर्स वी नो दैट, हम जानते हैं कि एट द टाइम टेकन टाइम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज विद द टाइम। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब इसको हमने देखा कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो टेकन टाइम पर डिक्रीज होता जा रहा है। इसको नोट करना है या इसको हमको ग्राफ बनाना है, तो हमने सपोज किया कि हमारा कंसंट्रेशन जो पहले था वह x1 रहा होगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट x1 था और जबकि ये था x2। x1 पर जो हमारा टाइम था वह स्मॉल t1 था
और x2 पर जो हमारा टाइम था वो स्मॉल t2 था। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखते हैं कि हम रेट ऑफ द रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन अगर हमें नोट करना है तो हम लिखते हैं कंसंट्रेशन x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, जिसको हम डेल्टा कंसंट्रेशन डेल्टा x माइनस एन डेल्टा T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहीं अगर प्रोडक्ट का हमें रिप्रेजेंट करना है तो फिर वही हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टाइम, और प्रोडक्ट चूंकि एट द टाइम इंक्रीज करता है, इस वजह से इनिशियल स्टेजेस के प्रोडक्ट को हम बढ़ाएंगे और हम ये देखेंगे कि हमारा जो वह था वो x1 पर कंसंट्रेशन यह था, x2 पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यह है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं T1 एंड द T2 से। ध्यान रखिएगा रिएक्टेंट में x1 से x2 में आता है, जबकि प्रोडक्ट x1 से x2 की ओर मूव करता है। रिप्रेजेंट करेंगे इसको पॉजिटिव साइन रेट ऑफ द रिएक्शन का लगाते हैं, जिसको चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन हम डेल्टा P एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा T से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है इंस्टेंट रेट ऑफ द रिएक्शन को रिप्रेजेंट ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करें। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, इसमें भी आपका कंसंट्रेशन एंड टाइम के बीच में ग्राफ है। इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने में हम ये देखते हैं कि अगर ये रिएक्टेंट का इंस्टेंट टाइम में रिएक्टेंट देखते हैं तो हम इसको एक टेंजेंट निकालते हैं, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। उस पॉइंट में हमने देखा कि यह जो एक्सिस है, सपोज करो कि ये O है और ये जो एक्सिस जहाँ कट करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को वो A है, और जो टाइम पर इंटरेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है वो B है। तो रेट ऑफ इंस्टेंट हम दिखाते हैं कि A से O के बीच में जो चेंजिंग हुई और O से B के बीच में जो चेंजिंग हुई, उसी को हम रेट ऑफ द इंस्टेंट टाइम नोट करते हैं। इंस्टेंट टाइम नोट करते हैं, जिसको हम चेंज ऑफ द मतलब डिस्टेंस ऑफ द OA डिवाइडेड बाय OB को से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है वो इंस्टेंट रेट ऑफ द टाइम। नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर विच अफेक्टेड द रेट ऑफ द रिएक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ द रिएक्शन पर इफेक्ट डालते हैं। तो पहला है हमारा, हम इसमें देखें तो पहला है हमारा कंसंट्रेशन। पहला हम इसको सबसे फर्स्ट ऑफ हम देखते हैं नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। दूसरा क्या है बेटा, हम टेम्परेचर की बात कर सकते हैं। तीसरा क्या कर सकते हैं, कैटलिस्ट की बात कर सकते हैं। एंड चौथा क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन की बात करते हैं। नेचर हमारे रिएक्टेंट पर बहुत डिपेंड करता है कि हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। सपोज करो अगर हमारे पास दो टाइप के रिएक्शन अगर आते हैं, कोवेलेंट एंड द आयनिक, विल नो दैट आयनिक रिएक्शन इज द वेरी फास्ट, जबकि कोवेलेंट रिएक्शन जो होता है वह स्लो होता है। रीजन क्या है कि कोवेलेंट की जो बॉन्डिंग है उसको ब्रेक डाउन करके एक नया बॉन्डिंग ऑप्ट करने में जो समय टाइम टेकन लगता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन पर भी इफेक्ट डालता है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ता है। अगर होमोजीनियस सोल्यूशन में देखें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ द रिएक्शन 10 डिग्री या 10% हमारा +10 हमारे जो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता है। कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट हम जानते हैं कि वह केमिकल रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि वह प्रमोट करता है कि उसके पोटेंशियल एनर्जी जो है वह डिक्रीज करके प्रोडक्ट की ओर वो फॉरवर्ड करे, और लास्ट ऑफ में वो क्या करता है कि कैटलिस्ट सेपरेटेड एंड रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो होता है वो सेपरेटेड होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो कैटलिस्ट है वह सिर्फ एक टेम्पोररी बॉन्डिंग प्रोसीड करता है, जिसके वजह से वो रिएक्शन जो है वह लेस एक्टिवेशन एनर्जी या लेस एक्टिवेशन पोटेंशियल की ओर मूव करता है। फोर्थ है कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का कोलिजन बढ़ेगा। एंड पांचवा जो है सरफेस एरिया की बात हम करते हैं।
सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया इंक्रीज तो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज। एग्जाम्पल में हम चारकोल पाउडर को लेते हैं, अगर मास में अगर हमने चारकोल पाउडर लिया तो रेट ऑफ द रिएक्शन उतने अधिक फास्ट नहीं है, जबकि अगर पाउडर फॉर्म में हमने लिया तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाता है। मतलब सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बढ़ता है तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ेगा। 20 मिनट। ओके, नेक्स्ट